नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेकर आए हैं 21 अगस्त से 28 अगस्त तक मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए सभी प्रश्नों का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, नागाजी का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मुरैना, मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में नागाजी का मेला लगता है। यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, जागेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर के चंदेरी में आयोजित किया जाता है। संत सिंगाजी का मेला खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर के अवंतीपुर में लगता है। और दोस्तों, यह तीनों काफी महत्वपूर्ण है, अधिकतर प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा, महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रत्येक वर्ष महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। रीवा में ही याद रखिएगा, महामृत्युंजय का मंदिर भी स्थित है। प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क कब जर्मनी का चांसलर बना? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी का पहला चांसलर था और वर्ष 1871 में यह जर्मनी का चांसलर बना। ऑटो वॉन बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी का पहला चांसलर था। वह प्रीसिया के प्रधानमंत्री और जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम चांसलर थे। जर्मन एकीकरण के पीछे ऑटो वॉन बिस्मार्क को ही मास्टरमाइंड माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा बाचा शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, यह पॉइंट याद रखिएगा, पहले सत्र के अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। पहले सत्र में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है पहले सत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन, जिन्होंने ह्यूम को पहली सत्र की अनुमति दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था। उस समय कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है दूसरे सत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था या अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ताजमहल एक सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था या उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल लंबे समय से अपनी असाधारण सुंदरता एवं स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसे यानी कि ताजमहल को 1982 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पूछा जाता है, ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, 1982 में। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। ताजमहल का निर्माण 1631 में 17 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू किया गया था। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार हैं, याद रखिएगा, अहमद लाहौरी। इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और याद रखिएगा, बद्री नारायण जी के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बद्री नारायण को उनकी हिंदी कविता संग्रह, जिसका नाम था तुमड़ी के शब्द, के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वह वर्तमान में जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद के निर्देशक हैं। वह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं, खुदाई में हिंसा, शब्द दियम और सच सुनो का दिन। इन तीनों के नाम काफी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। इनमें से किसी का भी नाम पूछ लिया जाएगा और कहेगा इसके रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा, यह बद्री नारायण जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न था, महाबलीपुरम राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है।
7वीं ईस्वी में महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथ ही याद रखिएगा किनारे मंदिर एवं रथ गुफा मंदिर महाबलेश्वरम में प्रसिद्ध स्थान है, और यह अधिकतर पूछा जाता है। रथ गुफा का तो पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रथ गुफा कहां स्थित है, तो याद रखिएगा महाबलेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न था स्वराज की मांग पहली बार किसने की थी, तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग पहली बार की थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। 1885 में ए.ओ. ह्यूम और दिनसा बाचा के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं सदस्य भी रहे हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा था, और कोलकाता में यह दूसरा अधिवेशन था। वह 1886, 1893 एवं 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वह महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गुरुओं में से एक थे। 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज्य की व्यापक व्याख्या की है, और यह भी पूछा जाता है कि स्वराज की व्यापक व्याख्या किसने की है, तो याद रखिएगा 1909 में महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न था वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों याद रखिएगा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री हैं। वह सोलन जिले के अर्की से विधायक थे। साथ ही याद रखिएगा वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। इसके साथ ही वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों रण उत्सव को ही कच्छ उत्सव कहा जाता है, और यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्योहार है। प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है, और इसे ही कच्छ उत्सव या रण उत्सव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने अपनी स्थितियों में सुधार के लिए माइकल सैडलर को नियुक्त किया। 1917 से 1919 तक सैडलर ने सैडलर कमीशन का नेतृत्व किया, जिसने भारतीय शिक्षा की स्थिति को देखा। अगला प्रश्न था लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों यह पुस्तक शकूर राथर जी की है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। दिल्ली के कश्मीरी पत्रकार शकूर राथर ने अपना पहला उपन्यास लाइफ इन द क्लॉक वैली शीर्षक से लिखी है। उपन्यास कश्मीर के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच यात्रा करता है। और साथ ही याद रखिएगा यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न था पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी थी, और यह लाइन याद रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाए फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा पांडिचेरी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। फ्रांसीसियों ने आंतरिक व्यापार के लिए तांबे के सिक्के जारी किए और दक्षिण भारत में व्यापार के लिए गोल्ड पैगोडा जारी किए, और दोनों का निर्माण पांडिचेरी में ही किया जाता था। फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय थे, तो यह भी पूछा जाता है भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी। 1667 में सूरत में पहला फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया गया था। यह दोस्तों जितना भी मैं डिटेल्स बता रहा हूं अपने आप में हर एक प्रश्न की तरह है। अगला प्रश्न था भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य असम है। भारत में असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम अपनी असम चाय एवं असम रेशम के लिए जाना जाता है। कमरूप असम का पुराना नाम है। पूछा जाता है असम का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा कमरूप। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मुजली असम में ही स्थित है। अगला प्रश्न था अमर सिंह फाटक कहां स्थित है, तो दोस्तों यह आगरा के किले में एक द्वार का नाम है अमर सिंह फाटक। अमर सिंह राठौर मारवाड़ राज्य की प्रसिद्ध राजपूत थे। वह 17वीं शताब्दी में
मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी थे। आगरा के किले का एक द्वार बुखारा द्वार या जिसे अमर सिंह फाटक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। राज्य में साल भर में 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ एवं जायद, और अपने मध्य प्रदेश में भी यही 3 उगाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल है। गेहूं का वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है एवं भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन का उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। और है चारों से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह प्रश्न दोस्तों तीसरी बार रिपीट हो रहा है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में भारत में श्वेत क्रांति सबसे बड़े डेयरी विकास आंदोलन में से एक है। भारत में मिल्कमैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर कुरियन को ही जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों एन.के. सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। वह योजना आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 280 द्वारा अनिवार्य है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, याद रखिएगा, वित्त आयोग। फिर पूछा गया था बायोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों बायोफाइटा को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न था आंख के पीछे जो रेशेदार नसें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें केंद्रीय रेटिना सिरा कहा जाता है। अगला प्रश्न था आपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने आपेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न था श्वास संबंधी रोग कौन सा है? तो दोस्तों अस्थमा का रोग श्वास संबंधी रोग है। अगला प्रश्न था कर्मा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों कर्मा उत्सव अगस्त महीने में मनाया जाता है। कर्मा उत्सव भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध शरद त्योहारों में से एक है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है या मनाया जाता है। यह त्योहार पेड़ लगाने और मुख्य रूप से गौड़ और बैग जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कर्मा उत्सव किस तरह मनाया जाता है? तो दोस्तों यह पेड़ लगाने का उत्सव होता है। अगला प्रश्न था वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर भारत पहुंचा था। वह 8 जुलाई को भारत में पहली बार यूरोपीय यात्रा करने निकला था। और वास्को डी गामा अपनी यात्रा के दौरान मोजाम्बिया, मोबासा एवं मालिंदी में रुका था। अगला प्रश्न था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किस शैली पर बने हैं? तो याद रखिएगा नागर शैली के मंदिर हैं। खजुराहो में हिंदू मंदिरों एवं जैन मंदिरों का समूह है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। और यह भी काफी पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो याद रखिएगा चंदेल वंश के शासकों ने। और चंदेल वंश के शासकों की राजधानी महोबा थी और कुछ समय के लिए खजुराहो भी चंदेल वंश की राजधानी रही है। खजुराहो के सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़े शिव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। पूछा जाता है खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। और पूछा जाता है इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा विद्याधर ने। खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारतीय वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। और निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारतीय वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार अनुराधा रॉय को मिला। अंग्रेजी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय के लिए दिया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास जिसका नाम था ऑल दी लाइव्स बी नेवर लिव्ड के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस उपन्यास का नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, ऑल दी लाइव्स बी नेवर लिव्ड किसने लिखा है? तो याद रखिएगा अनुराधा रॉय ने। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लावा से बनती है? तो दोस्तों काली मृदा
लावा से बनती है। और काली मृदा ही दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। पूछा जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह आग्नेयी चट्टान की लावा की अपक्षय और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस लावा के ठंडे होने से बनती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न था भारत कोयला कहां निर्यात करता है, तो दोस्तों नेपाल और बांग्लादेश के लिए कोयला निर्यात करता है भारत। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने उन्हें मार्च 1505 में भारत के लिए विजित क्षेत्र का वायसराय बनाया। विजित यानी जिन पर पुर्तगालियों का राज्य था। मोवर्स के खिलाफ युद्ध में उनकी उपलब्धि के कारण अल्मीडा ने उनको वायसराय बनाया था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गौतम बुद्ध ने, यहां मिसप्रिंट थोड़ी, बोध गया था, बोध गया में कौन सा सप्ताह बताया था, तो दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया में तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। महाबोधि मंदिर के परिसर में उन 7 स्थानों को प्रमुखता के साथ चिन्हित किया गया है जहां महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आगामी 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। और तीसरा सप्ताह याद रखिएगा बोध गया में किया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने दूसरा सप्ताह जिस वृक्ष के नीचे बिताया था उस बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का पेड़ आज भी मौजूद है। महाबोधि मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना के नाम से जाना जाता है और इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने निर्माण के बाद तीसरा सप्ताह बताया था। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान की प्राप्ति को निर्माण कहा गया है और साथ ही देह त्याग के लिए महापरिनिर्माण कहा गया है। तो पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देह त्याग या मृत्यु को क्या कहा गया है, तो दोस्तों उसे महापरिनिर्माण कहा गया है। अगला प्रश्न था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था, तो याद रखिएगा अगर ग्रामीण क्षेत्र पूछा गया है तो इसका सही जवाब था फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27 और 28 दिसंबर 1936 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फैजपुर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न था पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कब और कहां स्थापित किया था, तो याद रखिएगा 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और अगर पूछा जाता कहां किया था तो कोचीन इसका सही जवाब था। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई थी और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कॉफी के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उत्तम होती है, तो दोस्तों समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है कॉफी की खेती के लिए। कॉफी के अच्छे उत्पादन के लिए कार्बन पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। कॉफी के पेड़ को लगाने के लिए या उगाने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपस्थिति होती है, जहां ठंड नहीं होती, पर्याप्त धूप होती है एवं प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न था 1986 में कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों इसका सही जवाब था हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के उत्तर में एक मंदिर शहर है। ऐतिहासिक विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। हम्पी को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था टेस्ला किसकी इकाई है, तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है टेस्ला। अगला प्रश्न था पौधे मिट्टी से सबसे ज्यादा क्या अवशोषित करते हैं, तो दोस्तों पौधे मिट्टी से पानी एवं खनिज पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न था मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप सभी जानते हैं मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न था प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में सबसे सहायक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों इसका सही जवाब था वर्ष 2013 में। राजस्थान के पहाड़ी किलों में 6 किले शामिल हैं जो कि उत्तरी भारत में राजस्थान राज्य में फैले हुए हैं। उन्हें एक श्रृंखला के रूप में समूहित किया गया है और 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। पहाड़ी किलों की श्रृंखला में शामिल हैं चित्तौड़गढ़ का किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर में आमेर का किला एवं जैसलमेर में जैसलमेर का किला।
अगला प्रश्न पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अस्तित्व में आने के पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा था? तो इसका सही जवाब था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था, जिसका नाम वर्ष 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य विजेताओं के नाम भी याद रखिएगा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर एवं विराट कोहली आदि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया? तो दोस्तों यह 28 अक्टूबर 1969 में खोला गया। इसका नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित किया गया भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। यह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत स्थापित किया गया था। इस संयंत्र का संचालन भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न था, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था और डेट याद रखिएगा 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। नील एल्डर आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। बज एड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। इनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बज एड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन अपोलो 11 नामक अभियान से चंद्रमा की सतह पर गए थे। यूरी गागरिन दुनिया में पहले अंतरिक्ष पर जाने वाले व्यक्ति हैं और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। इन दोनों का नाम भी काफी महत्वपूर्ण है। यूरी गागरिन पहली बार अंतरिक्ष में गए थे और राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न था, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों यह ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। डच सेना को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित किया और उसके बाद वह भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए डच सैनिक। अगला प्रश्न था, चार मीनार कहां स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। 1591 में निर्मित चार मीनार भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार हैदराबाद में मुसी नदी के तट पर स्थित है। यह भी पूछा जाता है चार मीनार किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा मुसी नदी के। चार मीनार भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले संरचनाओं में सूचीबद्ध हैदराबाद का वैश्विक चिन्ह बन गया है। यह एक घटक महामारी के अंत का जश्न बनाने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाही द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न था, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है, चंपानेर पावागढ़। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में पंचमहल जिले में स्थित है, जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का एक प्रभावशाली परिदृश्य है। इसमें प्रागैतिहासिक स्थल, एक प्रारंभिक बिंदु, राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात राज्य की 16वीं सदी की राजधानी के अवशेष शामिल हैं। अगला प्रश्न था, बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी है? दोस्तों 21 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था कि लावा से किस मिट्टी का निर्माण होता है और आज पूछा गया बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों इन दोनों का सही जवाब था काली मिट्टी। काली मिट्टी या काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। यह मृदा क्रिटेशियन लावा द्वारा बनी होती है। काली मृदा मुख्यतः डेक्कन लावा क्षेत्र से पाई जाती है। काली मृदा ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा के विघटन से बनती है। एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक के कारण इनका रंग आमतौर पर काला होता है। यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा काली मृदा। अगला प्रश्न था, आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए, यह किसका कथन था या किसने कहा था? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न था, बजट कौन तैयार करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है या तैयार करता है। केंद्रीय बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट विभाग
अनुच्छेद 112 बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर सन्मुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न था, डफरेन के समय कौन सा अधिनियम लाया गया था? दोस्तों डफरेन यानी कि लॉर्ड डफरेन की बात की जा रही है और इस समय बंगाल लगान कानून प्रस्तुत किया गया था या बनाया गया था। लॉर्ड डफरेन का कार्यकाल याद रखिएगा 1884 से 1888 और लॉर्ड डफरेन के ही कार्यकाल में 1885 का बंगाल लगान कानून बना, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। अगला प्रश्न था, चोपड़ा टैंक कहां से संबंधित है? तो दोस्तों चोपड़ा टैंक खजुराहो में स्थित है, याद रखिएगा। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न था, इंग्लैंड की महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 विश्व चैंपियन को दी गई थी? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन को यह उपाधि दी गई थी। 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को अब सर की उपाधि मिल गई है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न था, वैशाली क्या है? तो दोस्तों महाजनपद काल में 16 महाजनपद में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लास वेगास में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा यह ग्रैमी अवार्ड्स का 64वां संस्करण आयोजन किया गया 2022 में। अगला प्रश्न था, भूपर्पटी के नीचे स्थित वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे भूकंप का फोकस बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न था, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और कॉमन प्रश्न है जो कि आप सभी जानते होंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न था, भारत में उर्वरक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य अग्रणी है भारत में उर्वरक के उत्पादन में। अगला प्रश्न था, मिर्च किस तरह की फसल है? तो दोस्तों मिर्च एक नकदी फसल का उदाहरण होती है। फिर प्रश्न था, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने किया था। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है जिसे 20वीं सदी में बनाया गया था। एडवर्ड लुटियंस वास्तुकार थे, याद रखिएगा इंडिया गेट के, एडवर्ड लुटियंस। अगला प्रश्न था, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो दोस्तों यह भी आप सभी जानते होंगे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन पियर मुंबई के किंग सम्राट जॉर्ज पंजम और क्वीन एम्प्रेस मैरी के भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट की लैंडिंग के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वास्तुकार बीट या जॉर्ज बीट द्वारा स्मारक का अंतिम डिजाइन 1914 में स्वीकृत किया गया था और इसका निर्माण 1924 में पूरा किया गया था। फिर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाया जाता? तो दोस्तों ऑप्शन में ब्रज त्योहार दिया गया था या ब्रज होली दी गई थी, और जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रज होली उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, तो यही इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था, 2023 में कितने लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 2023 में 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, ट्राफलगर युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा ट्राफलगर ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी नौसेना के साथ युद्ध हुआ था। ट्राफलगर की लड़ाई 21 अक्टूबर 1805 को फ्रांस और स्पेन के साथ नेपोलियन युद्ध में ब्रिटिश नौसेना की जीत हुई थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? तो दोस्तों रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार कुल 5 बार मिल चुका है, याद रखिएगा। भारतीय संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाने वाले भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का 2021 का भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और दोस्तों बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी
महात्मा गांधी द्वारा। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि लगभग 43% भूभाग को कवर करती है। अगला प्रश्न था, कामाख्या मंदिर किस सदी में बनाया गया था? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं सदी के बीच किया गया था। कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा, प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला हर वर्ष कामाख्या देवी मंदिर में ही आयोजित किया जाता है। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि अंबुबाची का मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो अगर ऑप्शन में कामाख्या देवी मंदिर की जगह गुवाहाटी या असम दिया हो तो वह भी इसका सही जवाब होगा। संरचनात्मक रूप से मंदिर 8वीं शताब्दी के बाद कई पुनर्निर्माण के साथ दिनांकित है, और यह मंदिर याद रखिएगा देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है, कामाख्या देवी मंदिर। अगला प्रश्न था, एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, एलोरा से अजंता। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न था, इटली का एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गैरीवाल्डी को इटली की एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न था, शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश में प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार के खाते में जीडीपी का लगभग 21% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, और इसका गठन सिंगापुर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था। इसका गठन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया था, जिसको जापानी सेना ने मलायन अभियान के दौरान सिंगापुर में ही पकड़ लिया था। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न था, मछली उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। मत्स्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, और याद रखिएगा चीन पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न था, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है, जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अगला प्रश्न था, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों सीस्मोग्राफ में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न था, प्रोकैरियोटिक किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों यह मोनेरा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न था, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न था, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अगला प्रश्न था, पीर बुधन का मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों यह शिवपुरी जिले के सामरा क्षेत्र में आयोजित होता है पीर बुधन का मेला। मुस्लिम बुद्धन की दरगाह पर यह मेला अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। यह मेला लगभग 250 वर्ष पूर्व से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामरा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न था, विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है विजय स्तंभ। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाले मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया था। यह दोस्तों याद रखिएगा 6 मंजिला स्तंभ है, जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न था, भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यह प्रतापपुर में स्थापित की गई थी भारत की पहली चीनी मिल या शुगर मिल। भारत की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1935 में की गई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जहां कुल 157 चीनी मिलें हैं। अगला प्रश्न था, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम चेंगलपट्टू जिला तमिलनाडु में स्थित है। 7वीं शताब्दी में महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी।
इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था ट्राफलगर स्क्वायर कहां स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्राफलगर स्क्वायर लंदन में स्थित है। ट्राफलगर स्क्वायर ट्राफलगर लंदन यूनाइटेड किंगडम स्थित एक प्रसिद्ध सार्वजनिक चौराहा है। यह स्क्वायर का नाम ट्राफलगर की लड़ाई के नाम पर रखा गया था, जो कि 21 अक्टूबर 1805 में फ्रांस और स्पेन की नौसेनाओं के साथ नेपोलियन के युद्ध में ब्रिटिश नौसेना की जीत के उपलक्ष्य में इसका नाम रखा गया था। फिर प्रश्न था स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि किस पुरस्कार में दी जाती है? तो दोस्तों यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला प्रश्न था पुलित्जर पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन के लिए। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग बर्ड फीज न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को 2 अन्य योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ओटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। फिर प्रश्न था अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो आप सभी जानते हैं अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे FIAF पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2021 के FIAF पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था वाटरलू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों वाटरलू का युद्ध ब्रिटेन एवं फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ था। वाटरलू का युद्ध 1815 में ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। वाटरलू की लड़ाई को इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में ब्रिटेन की सेना ने फ्रांस की सेना को पराजित किया और नेपोलियन ने कुछ महीनों बाद ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे सेंट हेलेना भेजा गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों ऑप्शन में प्रणब मुखर्जी था जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही 2012 से 2017 तक याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उनके पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी एवं उनके बाद रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति थे और वर्तमान में आप सभी जानते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न था लवणीय मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों लवणीय मिट्टी में सोडियम लवण की प्रचुरता होती है। जब मिट्टी में सोडियम लवण की अधिकता होती है और मिट्टी में विनिमेय कैल्शियम होता है तो उसे या उस मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न था वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। 2022 में याद रखिएगा गीतांजलि श्री के लिए उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई यह पहली पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक का नाम याद रखिएगा? रेत समाधि। और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली पहली हिंदी की लेखिका थी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी और दोस्तों याद रखिएगा इस्माइल कादरी इस पुरस्कार को पाने वाले पहले विजेता थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में मुगल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बुरहानपुर मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। ताप्ती नदी के तट पर 1400 ईस्वी में स्थापित ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। मुगलों की एक महत्वपूर्ण चौकी बुरहानपुर अपनी राजनीतिक रणनीतिक एवं अवस्थित के कारण से दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों काफी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर को। अगला प्रश्न था यूनेस्को में एस का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यूनेस्को में एस का अर्थ होता है साइंटिफिक। यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इस एस का मतलब साइंटिफिक होता है। अगर हिंदी में बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र
शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन होता है यूनेस्को का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न था कामगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश में किसके लिए बनाया गया था? तो दोस्तों यह ग्रामीण सड़क विक्रेताओं के लिए बनाया गया था। कामगार सेतु पोर्टल मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के तहत शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई वर्ष 2020 को एक नई एमपी ग्रामीण कारगर सेतु पोर्टल लॉन्च किया। इस योजना में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के सड़क विक्रेताओं को बिना ब्याज पर 10,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न था भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1850 में भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। आधुनिक रूप से भारत का औद्योगिकरण 1850 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सन 1853-54 में भारत में रेल एवं तार प्रणाली शुरू हुई थी। और यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि भारत में रेल प्रणाली या तार प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो 1853 से 1854 के मध्य। अगला प्रश्न था क्रय शक्ति समता इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो दोस्तों इसमें भारत की तीसरी रैंकिंग है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा विनिमय के दर के आधार पर भारत 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 528 ईस्वी में हूणों को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा राजा यशोधर्मन ने 528 ईस्वी में हूणों को पराजित किया था। 528 ईस्वी में यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया। मध्य एशिया जनजाति का एक समूह जो खैबर दर्रे को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं या 6वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रवेश किए थे और प्राचीन भारतीय द्वारा इन्हें हूणों के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यशोधर्मन मध्य भारत के मालवा के राजा थे जिन्होंने हूणों की आक्रमण को असफल किया था। अगला प्रश्न था विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था अहिल्याबाई होलकर ने आलमपुर में किसकी छतरी बनवाई थी? तो दोस्तों मल्हारराव होलकर जी की छतरी स्थित है आलमपुर में, जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाई गई थी। मल्हारराव होलकर की छतरी 1766 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। मल्हारराव होलकर ने ही होलकर वंश की नींव रखी थी। साथ ही याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई होलकर मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू थी। अगला प्रश्न था गेट यानी कि GATT संगठन में कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों गेट में 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में पैलेस डेस नेशंस में 23 देशों द्वारा शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे ही दोस्तों शुल्क और व्यापार समझौते को ही गेट कहा जाता है। अगला प्रश्न था धुती बांध का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों धुती बांध जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है, इसका निर्माण 1923 में हुआ था। धुती डैम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लामता के पास बैनगंगा नदी पर स्थित एक बांध है जिसका निर्माण 1923 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न था मराठी उपन्यास सनातन के लिए वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों यह सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया मराठी उपन्यास सनातन के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था FCI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है, FCI का पूर्ण रूप होता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न था वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने FRA-BMA बिल कब पास किया था? तो दोस्तों यह बिल इन्होंने वर्ष 2000 में पास किया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा सितंबर 2000 में पेश किया गया था। 2003 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक 5 जुलाई 2004 से प्रभावित हुआ है, यानी कि लागू हुआ है 2004 से। अगला प्रश्न था कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न था सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न था रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा गुलिल्मो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न था फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फलों के अध्ययन को
पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न था टेरिडोफाइट्स के कितने वर्ग होते हैं? तो याद रखिएगा टेरिडोफाइट्स के 4 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। अगला प्रश्न था भोपाल स्थित कमलापति महल कब बनवाया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1722 में कमलापति महल बनवाया गया था। भोपाल स्थित छोटी झील के ऊपर बना हुआ यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इस महल का निर्माण 1722 में रानी कमलापति द्वारा कराया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, इन्हीं रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो दोस्तों ऑप्शन में मक्का दिया गया था, जो कि एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलें जिन्हें मानसून के फसल के रूप में जाना जाता है, दक्षिण एशिया में बरसात ऋतु या वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जो कि अप्रैल से अक्टूबर तक भी चल जाती हैं। खरीफ की मुख्य फसलें हैं, याद रखिएगा, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। अगला प्रश्न था बुरहानपुर का गवर्नर रहते हुए कौन सा मुगल बादशाह शाही किले में रहता था? तो दोस्तों शाहजहां शाही किले में रहता था, जो कि बुरहानपुर का गवर्नर था। शाही किला बुरहानपुर में एक राजसी महल था, जो कि ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित है। शाही किले का इतिहास बताता है कि यह मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा बनवाया गया था और शाहजहां द्वारा इसे बसाया गया था, जो कि उस समय बुरहानपुर का गवर्नर था। अगला प्रश्न था 1720 से 1760 तक मध्य प्रदेश पर किसका शासन था? तो दोस्तों 1720 से 1760 के बीच में मध्य प्रदेश पर मराठों का शासन था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नियंत्रण टूट गया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों का विस्तार शुरू हुआ और 1720 से 1760 के बीच मराठों का मध्य प्रदेश के सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रित स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न था स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो दोस्तों मवेशियों और भेड़ों के पालन से या कहा जाए पशुपालन से स्टॉक फार्मिंग का संबंध है। अगला प्रश्न था उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को छोड़कर कितनी अन्य पीठ थी? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को छोड़कर 2 और अन्य पीठ थी। 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय 1 नवंबर 1956 यानी कि मध्य प्रदेश के गठन के समय से जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर एवं इंदौर। एम हिदायतुल्ला या मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एवं याद रखिएगा फरवरी 2022 से रवि मलिमथ जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न था एसएलआर को 40% तक बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों एसएलआर को 40% तक बढ़ाने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के पास है। एसएलआर का पूर्ण रूप होता है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे बैंक द्वारा बनाए रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को इस का प्रतिशत को 40% तक बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों नेपोलियन का जन्म भू सागरीय द्वीप कोर्सिका में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 1769 में भूमध्य सागरीय द्वीप कोर्सिका में हुआ था। 1804 में नेपोलियन ने एक भव्य समारोह में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था एवं ताज पहनाया था। साथ ही याद रखिएगा वाटरलू की लड़ाई, जो कि 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार के रूप में चिन्हित है, यानी कि इस युद्ध में नेपोलियन हार गया था और याद रखिएगा ब्रिटेन की सेना के साथ हारा था। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को चुना गया था। 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायत को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में झारखंड की ग्राम पंचायत कपिलो को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया। अगला प्रश्न था रिंग ऑफ फायर
पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया गया था, जो कि रिंग ऑफ फायर पर स्थित नहीं है। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंप वाला प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। यह मिसप्रिंट है दोस्तों, पथ है। अगला प्रश्न था राजस्व उपनिरीक्षक कौन होता है? तो दोस्तों लेखपाल को ही राजस्व उपनिरीक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे 2022 में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला? तो दोस्तों बिल स्मिथ को 2022 का बेस्ट एक्टर या अग्रणी भूमिका के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर प्रदान किया गया। 94वें ऑस्कर पुरस्कार के विजेता की घोषणा 28 मार्च 2022 को की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2022 में यह 94वां ऑस्कर का संस्करण था और इसमें बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था। याद रखिएगा, किंग रिचर्ड मूवी के अभिनेता थे बिल स्मिथ और इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर दिया गया था। अगला प्रश्न था 1984 में किस भारतीय व्यक्ति को लाइवलीहुड अवार्ड मिला था? तो दोस्तों यह अवार्ड इला भट्ट को मिला था 1984 में, लाइवलीहुड। अगला प्रश्न था काबुल और ढाका किन देशों की राजधानियां हैं? तो आप सभी जानते हैं काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है एवं ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में सूखा दिया गया था, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदाएं होती हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं, भवन ढहने की आपदाएं, आग, विस्फोट, वायु, रेल एवं समुद्री दुर्घटनाएं, यह सभी मानव निर्मित आपदाएं हैं। एवं प्राकृतिक आपदाएं होती हैं भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट आदि। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किस उर्वरक में होती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और यह प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था भारत। भारत जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था IAEA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ, जिसका मतलब होता है IAEA, एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी की खोजने से उत्पन्न गहरी और अपेक्षाओं में उत्तर में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की वियना में स्थित है। इसे व्यापक रूप से परमाणवीय शांति और विकास संगठन के रूप में जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा 2005 में इसे शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न था मनुआ भान टेकरी कहां स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है भोपाल। मनुआ भान टेकरी भोपाल में स्थित है। मनुआ भान की टेकरी भोपाल शहर में लाल घाटी में स्थित है। पुराने शहर का मनुआ भान टेकरी स्थित श्वेतांबर जैन मंदिर एक ऐतिहासिक स्मारक है या ऐतिहासिक मंदिर है। मनुआ भान राजा भोज का दरबारी था, जो कि विभिन्न प्रकार के हाव भाव और भेष बदलकर उनका मनोरंजन किया करता था। बाद में उसने अपना यह स्वभाव त्याग दिया और भागवत सिद्धि में लीन हो गया। यह मांतुकाचार्य कहलाया। उसी के नाम पर टेकरी का नाम पड़ा, जो मनुआ भान टेकरी कहलाई। अगला प्रश्न था महाबलीपुरम स्मारक कौन सी शताब्दी से संबंधित है? दोस्तों महाबलीपुरम से है तीसरी या चौथी बार प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब था 7वीं या 9वीं शताब्दी से। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। एक मंदिर शहर है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। महाबलीपुरम पल्लव वंश की राजधानी भी रही है। इसका नाम ममल्ला के नाम पर रखा गया, जो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के शासन में शहर में सबसे पहले स्मारक बनाने के लिए जिम्मेदार था। अगला प्रश्न था माइकल एंजेलो ने कौन सी पेंटिंग बनाई? तो दोस्तों इस पेंटिंग का नाम था द लास्ट जजमेंट।
विश्व प्रसिद्ध चित्र द लास्ट जजमेंट को 1533 से 1541 के बीच चित्रकार माइकल एंजेलो द्वारा परिकल्पित और निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न था बरसीम कैसी फसल है? तो दोस्तों बरसीम एक रबी की फसल है। बरसीम रबी के मौसम में दलहनी चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है। यह एक पोषक, रसीला और स्वादिष्ट चारा है जिसे दुधारू पशुओं को खिलाने से दूध में वृद्धि तथा शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगला प्रश्न था यशोधर्मन कहां से संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा, यशोधर्मन वही राजा है जिसने हूणों को हराया था और इनका संबंध मंदसौर से है। यशोधर्मन मध्य भारत के मालवा के राजा थे। मंदसौर स्तंभ अभिलेख के अनुसार उन्होंने 1530 और 1540 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया है। यशोधर्मन के मंदसौर स्तंभ शिलालेख भारत के उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में मंदसौर के लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में सौंदनी गांव से एक पुरातात्विक स्थल पर खोजे गए 6ठी शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों का एक समूह है। अगला प्रश्न था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहां नहीं है? तो ऑप्शन में पुणे दिया गया था, जहां आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद नहीं है। आरबीआई का मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। साथ ही याद रखिएगा सर ओर्सबोन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे एवं सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है आरबीआई, और इसे ही बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है, उसे लागू करता है एवं उसकी निगरानी करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अमेरिका कब आजाद हुआ था? तो डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने महाद्वीप कांग्रेस द्वारा अपनाई गई अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जारी करके एक स्वतंत्र देश बना। संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 से पहले एक देश नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे। वर्ष 1777 में मोरक्को ने नव स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बना। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? तो याद रखिएगा 1777 में मोरक्को ने। अगला प्रश्न था देओर कोठार में कैसी चट्टानें हैं? इसका सही जवाब था शैल चित्रों वाली चट्टानें। देओर कोठार एक पुरातात्विक स्थल है। इसमें प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं जिसकी खोज 1982 में की गई थी। कहा जाता है कि यह स्तूप लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं और अशोक के शासन काल के दौरान के हैं। शोध में कहा गया है कि अशोक के काल में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए भगवान बुद्ध के अवशेषों को इन स्तूपों को बनाने के लिए वितरित किया गया था। अगला प्रश्न था फतेहगढ़ का किला कहां स्थित है? तो दोस्तों फतेहगढ़ का किला भोपाल में स्थित है। फतेहगढ़ किला 1726 में भोपाल के अफगान कमांडर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी बेगम फतेह की ओर से बनवाया था। यह फतेह बीबी नामक एक राजपूत लड़की थी। यह स्मारक भोपाल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। भोपाल के फतेहगढ़ किले की प्राचीन किले की वास्तुकला काफी हद तक भारतीय है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश संवैधानिक पीठ का गठन करता है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसके अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जिसका मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। अगला प्रश्न था द फॉल ऑफ अ स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह पुस्तक सलीम अली की है, द फॉल ऑफ द स्पैरो। सलीम अली महान पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादियों में से एक थे। उनका जन्म 12 नवंबर 1996 को मुंबई में हुआ था। यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, 1896 में हुआ था। 12 नवंबर 1896 में मुंबई में हुआ था। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सलीम अली को। सलीम अली की कुछ अन्य पुस्तकें हैं वर्ड्स ऑफ केरल, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, इंडियन हिल वर्ड्स, और साथ ही याद रखिएगा द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। यह सलीम अली की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अगला प्रश्न था ऑस्कर 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है नो मैंड लैंड, जिसने 2021 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। अगला प्रश्न था पाक जल डमरू मध्य
से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पाक जलडमरू मध्य से भारत और श्रीलंका जुड़े हैं। साथ ही याद रखिएगा इनके बीच की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच। जल दो समुद्र या पानी के दो अन्य बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को जलडमरू मध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न था भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो दोस्तों मेघा राजगोपालन ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। और यह प्रश्न दोस्तों तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस बार के कांस्टेबल के एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अन्य दो योगदानकर्ताओं के साथ 11 जून 2021 को नवीन खोजी रिपोर्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 6 से 7 के बीच होना चाहिए मिट्टी का पीएच मान एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से नदियों के प्रदूषण का कारण क्या नहीं है? तो नहीं है पूछा गया था और ऑप्शन में था नदियों में नहाना, जो कि नदी के प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न था ऊर्जा किसमें छिपी होती है? तो दोस्तों ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में छुपी हुई होती है। अगला प्रश्न था पौधे में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो दोस्तों पौधे में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, मूसला जड़ें एवं रेशेदार जड़ें। अगला प्रश्न था कीमोथेरेपी किसके इलाज में उपयोगी होती है? तो दोस्तों कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए उपयोग में आती है कीमोथेरेपी। अगला प्रश्न था रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न था क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न था प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी की इकाई है, तो इसका सही जवाब था दूरी। अगला प्रश्न था दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं मीटर दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न था आदर्श मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों 6 से 7 के बीच पीएच मान होता है एक आदर्श मिट्टी का। अगला प्रश्न है अलीबाबा किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा अलीबाबा चीन की ई कॉमर्स कंपनी है। अलीबाबा चीन की ई कॉमर्स रिटेल एवं टेक्नोलॉजी कंपनी है। अलीबाबा कंपनी के सीईओ हैं डैनियल जेंग, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा इसके फाउंडर हैं जैक मा। इन्होंने अलीबाबा कंपनी की शुरुआत 4 अप्रैल 1999 को हांगझो चीन से की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था महासागर में कितने प्रकार की हलचल होती है? तो याद रखिएगा महासागर में 3 प्रकार की हलचल होती हैं। महासागर जल में 3 प्रकार की हलचल होती हैं, लहरें, ज्वार एवं धाराएं। जब समुद्र की सतह पर पानी ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है तो उसे लहरें कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा बेजल धाराएं जो समुद्र की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहती हैं, उन्हें महासागरीय धाराएं कहा जाता है। अगला प्रश्न था जूलियट के लेखक कौन है? तो दोस्तों जूलियट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। साथ ही याद रखिएगा हैमलेट विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक है। इसके अलावा रोमियो और जूलियट, मैकबेथ और जूलियट सीजर भी विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखित है। अगला प्रश्न पूछा गया था आईसीआईसीआई बैंक किस तरह का बैंक है? तो दोस्तों याद रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। इसके अलावा एसबीआई, पीएनबी आदि यह सभी भी वाणिज्यिक बैंक हैं। अगला प्रश्न था जबारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा जबारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। जबारा नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश राज्य के साथ है। जबारा नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। जबारा नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सीता साहू का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा सीता साहू का जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। सीता साहू 2 विशेष ओलंपिक पदक विजेता हैं। वे मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में 2011 में आयोजित एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 मीटर एवं 1600 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीते थे। इसके अलावा याद रखिएगा वर्षा बर्मन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली भोपाल मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं।
अगला प्रश्न था राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव कहां होता है? तो याद रखिएगा चीन में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल की अवधि के लिए चीन गणराज्य द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रत्यक्ष मतदाता से होता है। 1991 से पहले राष्ट्रपति को गणराज्य की नेशनल असेंबली द्वारा 6 वर्ष के लिए चुना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था वाहनों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब था मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सार्क के कितने सदस्य देश है? तो इसका सही जवाब होगा 8। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं। इसके अलावा याद रखिएगा सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन और सार्क के 8 सदस्य देश शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क देशों के सदस्यों का नाम याद रखिएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान सार्क के सदस्य देश हैं। फिर प्रश्न था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय द्वारा संसदीय संप्रभुता को चुनौती देने के फलस्वरूप ही इंग्लैंड राज्य में 1668 ईस्वी में क्रांति हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति को 1688, 1689 की घटनाओं के रूप में जाना जाता है जिसमें इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को उनकी एक बेटी और उनके पति द्वारा आपदस्थ और उत्तरवर्ती होते देखा गया था। फिर प्रश्न था इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह पुस्तक है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 मार्च 2022 को इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। फिर प्रश्न था कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए। 36वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांसीसी फिल्म एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न था अंडर 20 वर्ल्ड कप फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो याद रखिएगा फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे की टीम ने जीता। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। याद रखिएगा यह काफी अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थियागो अल्माडा ने। अगला प्रश्न था विश्व की 90% जनसंख्या लगभग कितने भूभाग पर निवास करती है? तो याद रखिएगा विश्व की 90% जनसंख्या 30% भूभाग पर निवास करती है। अगला प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1966 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1966 में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसको कहते हैं UNIDO की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया। यह संयुक्त राष्ट्रीय एक विशेष एजेंसी है जो गरीबी में कमी लाने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिति के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा याद रखिएगा 1 अप्रैल 2019 तक UNIDO के 170 सदस्य देश थे और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूनेप कहा जाता है का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के भीतर पर्यावरण के मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के एक समन्वय के लिए जिम्मेदार है। जून 1772 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसकी पहले निर्देशक मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा मॉरिस स्ट्रॉन्ग इसके पहले निर्देशक थे। संयुक्त राष्ट्र विकास समूह के एक सदस्य के रूप में यूनेप का लक्ष्य दुनिया को 17 सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। यूनेप संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय है। अगला प्रश्न पूछा गया था UNCTAD किसका अंग है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का अंग है। UNCTAD 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है।
इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों न्यूयॉर्क और आदिस अबाबा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भी हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अहमदाबाद यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2017 में अहमदाबाद शहर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया, भारत का पहला, याद रखिएगा। यूनेस्को की 2017 की विश्व धरोहर शहर की सूची में अंकित किया गया अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद शहर की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने रखी थी। अहमदाबाद शहर साबरमती के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तरबूज और खरबूजा किस तरह की फसलें हैं? तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तरबूजा और खरबूज जायद फसलें हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान रबी और खरीफ की फसल के बीच में एक छोटी सी अवधि होती है जिसे जायद के मौसम के रूप में जाना जाता है। जायद की फसल गर्मी के महीनों में उगाई जाती है। जायद मौसम की उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूज, करेला, सब्जियां आदि। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न था WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों WTO जिसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन या WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न था AIEA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1957 में नाभिकीय प्रौद्योगिकी खोजों से उत्पन्न गहरे भय और अपेक्षाओं में की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था सोरारई पोट्रू फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला? तो दोस्तों याद रखिएगा सोरारई पोट्रू एक तमिल भाषी फिल्म है, तो इसका सही जवाब था तमिल भाषा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरारई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों यह पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध, या जिसे इंग्लिश में अनुवाद करें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुस्तक जीन जैक्स रूसो द्वारा लिखी गई है। और याद रखिएगा यह पुस्तक 1762 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न था खजुराहो के किस मंदिर में सबसे अच्छी कलाकृतियां हैं? तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है एवं सबसे अच्छी कलाकृतियां इसी मंदिर में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा कराया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक नगर है जो कि अपने मंदिरों की शिल्पकला एवं नक्काशियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है एवं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न था किस मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाया गया है? तो दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक मंदिर है। अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार के स्थान पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है उत्तर प्रदेश के यश भारती पुरस्कार की जगह। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार को 2 साल पहले बंद कर चुकी है। यश भारती सम्मान के तहत 11 लाख रुपए की राशि ऐसी हस्तियों को दी जाती थी जिन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। इसकी जगह अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पाउंड इंग्लैंड की मुद्रा है। अगला प्रश्न था सिंधु नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के उस हिस्से से जिस पर चीन का कब्जा है। यह तिब्बत भारत और पाकिस्तान में बहती है और अंत में यह कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई याद रखिएगा 3180 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न था नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, या कह सकते हैं योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह भारत के योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। साथ ही याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न था फ्रांस के बैरिस्टल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों फ्रांस में बैरिस्टर दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। यह 14 जुलाई 1789 में बैरिस्टल में हुए हमले की सालगिरह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1966 में भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना की गई थी। भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटन मंत्रालय के प्रशासन के तहत भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक आतिथ्य खुदरा एवं शिक्षा कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बड़वानी में भगवान आदिनाथ की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बड़वानी में स्थित 52 गजा मंदिर में भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। बड़वानी में भगवान आदिनाथ की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा 52 गजा मंदिर में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। 52 गजा मंदिर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, जहां जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। और याद रखिएगा भगवान ऋषभ देव को ही भगवान आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था दक्षिण भारत के मंदिरों में गुंबद किस आकार के होते हैं? तो दोस्तों यह अष्टकोणीय आकार के होते हैं, याद रखिए मंदिरों के ऊपर के गुंबद। अगला प्रश्न था केंद्रक कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा यूकेरियोटियों में केंद्रक कोशिका पाई जाती है। फिर प्रश्न था 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन के होता है। अगला प्रश्न था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। फिर प्रश्न था शैवाल का रंग हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न था विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट IQ एयर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका संबंध स्विट्जरलैंड से है। IQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता की निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषज्ञ है। अगला प्रश्न था पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है? तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े का संबंध अप्पीको आंदोलन से है। अप्पीको आंदोलन भारत में एक वन आधारित पर्यावरण आंदोलन में से एक है। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट से आरंभ हुआ था। अप्पीको आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न था पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे स्थल मंडल कहा जाता है पृथ्वी की बाहरी परत के लिए। अगला प्रश्न था ऊष्मा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है, जो ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न था नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न था हैजा रोग किसके कारण से होता है? तो दोस्तों हैजा जीवाणुओं से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न था हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? तो दोस्तों शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, खमीर आदि अब अजैविक नहीं होते। अगला प्रश्न पूछा गया था सलमान खान का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्म अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ था। सलमान खान 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ था। सलमान खान लेखक सलीम खान के बेटे हैं एवं एक मशहूर फिल्म अभिनेता हैं। अगला प्रश्न था शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु 26 दिसंबर 1999 में हुई थी। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा 1992 से 1997 तक। इसके अलावा याद रखिएगा शंकर दयाल शर्मा 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे हैं।
अगला प्रश्न था विश्व व्यापार संगठन या जिसे आप WTO कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है WTO का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटाना करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई थी जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण में किया गया था। मुस्लिम लीग का संविधान 1906 में कराची पाकिस्तान में लिखा गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। यह पॉइंट याद रखिएगा, अधिकतर पूछा जाता है कि पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा आगा खान ने। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा गौरव भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है और यह मौसम संबंधी पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे भारत में और अंटार्कटिका के कई अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है। मुंबई, पुणे, नागपुर और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किसी तीन का नाम दिया जाएगा और एक एक्स्ट्रा शहर रहेगा, तो कहा जाएगा कि इनमें से क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा मुंबई, पुणे, नागपुर और कलकत्ता में इनके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। अगला प्रश्न था शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भोपाल में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा 22 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से जुड़ गए थे और आजादी के बाद 1952 में भोपाल के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न था विश्व जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का क्या अनुपात है? याद रखिएगा विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है। भारत राष्ट्रीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। भारतीय राष्ट्रीय जनगणना मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख यानी कि लगभग 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और याद रखिएगा आखिरी जनगणना मार्च 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न था शुक्र एवं मंगल ग्रह का तापमान किस गैस के कारण अत्यधिक गर्म होता है या गर्म है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। यह बहुत गर्म है और इसके बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। शुक्र ग्रह नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम और नियोन जैसी अन्य गैसों की कम मात्रा से बना हुआ है। यहाँ ऑर्गन लिखा था दोस्तों, थोड़ी सी मिसप्रिंट है। इसके अलावा याद रखिएगा मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसी कारण से इनका टेम्परेचर इतना हाई रहता है। अगला प्रश्न था सासा काबा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय देता है सासा काबा पुरस्कार। अगला प्रश्न था गौरी मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गौरी मारिया नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। गौरी मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजोन हॉर्न मारिया जनजाति का एक कर्मकांडी नृत्य है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही जवाब होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में श्रम की स्थिति और जीवन स्तर में सुधार के लिए समर्पित है। 1919 में बर्सेल्स की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में स्थापित की गई थी। 1946 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी बन गई। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अगला प्रश्न था प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और अगर आपसे ध्वनि का पूछा जाए तो याद रखिएगा ध्वनि का सबसे कम निर्वात में होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न था विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न था चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 974 किलोमीटर है। इसके अलावा याद रखिएगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न था शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो वर्ष 1901 से शांति का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में स्विट्जरलैंड के हेनरी डुनेंट और फ्रांस के फ्रेडरिक पेसी द्वारा साझा किया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार समारोह 1901 में आयोजित किया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 4 क्षेत्रों में वितरित किए गए थे। इसके अलावा याद रखिएगा विल्हेम रॉन्टजन को एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। इस पॉइंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा एक्सरे की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी और पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और याद रखिएगा 1901 में दिया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पासी को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था जाट जाटन निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो दोस्तों जाट जाटन बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बिहार में जाट जाटन एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से उत्तरी बिहार में मिथिला एवं कोसी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था विश्व युद्ध के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो याद रखिएगा भारत पर आर्थिक संकट का प्रभाव पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी थी। इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई जिसे युद्ध ऋण द्वारा वित्त पोषित किया गया और करों में वृद्धि करके सीमा शुल्क बढ़ाया गया एवं आयकर पेश किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी जिससे आम लोगों को झटका लगा। 1918-1919 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे देश में भोजन की कमी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक दल अधिक सक्रिय हो गए थे। अगला प्रश्न था 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा फिलिस्तीन के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के क्रम से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न था अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अपनी अपनी बीमारी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद का नाम बदल के दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है। वह हिंदी के रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जुड़ा। अगला प्रश्न था बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा शान का नाम है शांतनु मुखर्जी और यह प्रश्न पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। शांतनु मुखर्जी एक भारतीय पार्श्व गायक और टेलीविजन मेजबान हैं। उन्होंने सारेगामापा जैसे कार्यक्रम की मेजबानी की है। शान का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 30 सितंबर 1972 को हुआ था। अगला प्रश्न था एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूर्ण रूप होता है एफडीआई का। एफडीआई का पूर्ण रूप होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहा जाता है। अगला प्रश्न था पृथ्वीराज चौहान कहां के मुख्यमंत्री थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र राज्य के 17वें मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था गेहूं की फसल कौन सी फसल है? तो दोस्तों याद रखिएगा गेहूं की
फसल रबी की फसल के अंतर्गत आती है? अगला प्रश्न था माखनलाल चतुर्वेदी निम्नलिखित में से किसके संपादक थे? तो याद रखिएगा प्रभा, कर्मवीर एवं प्रताप इन तीनों के संपादक थे कवि माखनलाल चतुर्वेदी। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों से संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था। अगला प्रश्न था भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। इसके अलावा याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न था बुकर पुरस्कार 2023 किस देश के व्यक्ति को दिया गया है? तो याद रखिएगा बुल्गारिया के व्यक्ति को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023। वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंदिनोव हैं। उन्हें यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सिल्क रोड की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो याद रखिएगा सिल्क रोड की उत्पत्ति चीन से हुई है। सिल्क रोड को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासन काल में रेशम का व्यापार बढ़ा। उस समय रेशम के कारवा चीन के साम्राज्य से उत्तरी छोर से पश्चिमी छोर जाते थे, जिसके कारण इस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ा। अगला प्रश्न था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे। नौरोजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया। उन्हें भारतीय अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नौरोजी भारत में ड्रेन थ्योरी के प्रस्तावक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कब स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब था वर्ष 1989 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना बॉब हॉक ने की थी। एपीईएस का मुख्य उद्देश्य खुले व्यापार को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करना है। साथ ही याद रखिएगा भारत एपेक्स का सदस्य देश नहीं है। एपेक का पूरा नाम होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कर्नाटक सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? तो दोस्तों इस पुरस्कार का नाम है प्रतिभाशाली मूर्तिकार और शिल्पकार। अगला प्रश्न था बाढ़, तूफान, भूकंप किस तरह की आपदाएं हैं? तो दोस्तों बाढ़, तूफान और भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला प्रश्न था औद्योगिक कारखाने से निकला वेस्ट पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे औद्योगिक अपशिष्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था ओडोमीटर उपकरण का उपयोग करके क्या मापा जाता है? तो दोस्तों तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। अगला प्रश्न था सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा एवं वेग मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं रेडियम पिच ब्लेड से होता है। और दोस्तों यह प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है कि रेडियम का अयस्क क्या है? तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक या व्यवसायिक फसल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में बाजरा दिया गया था, जो कि व्यवसायिक फसल नहीं है। बाजरा एक खाद्य फसल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी और पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।